हेलो फ्रेंड्स, HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीसेट के अंतर्गत आज हम यहाँ मैथ को देखेंगे और मैथ के अंतर्गत आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है, वो है परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंट यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत से काफ़ी सवाल एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। मैंने जैसे पुराने क्वेश्चंस पेपर को देखा तो उसमें देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं। तो प्रतिशत भी काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीसेट के अंतर्गत। आज हम उसे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत के जो क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो उनको हमें इजीली कैसे हल करना है। बिल्कुल बेसिक्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कुछ पुराने पेपर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है ना। और ये भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। सबसे पहले देखिए प्रतिशतता। परसेंटेज और एक वर्ड होता है प्रतिशत, इनको समझते हैं। परसेंट, ठीक है ना, CENT, या फिर सत, इसका मतलब होता है 100। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है कि परसेंटेज की अगर टोटल वैल्यू की बात करें या फिर बात करें कि अधिकतम मान कितना होता है तो वो होता है 100% तक। ऐसे तो उस 100 से कितना भी रख लो, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू की अगर बात करें तो वो 100% तक होती है। कोई भी मान चाहे 2000, 4000, 10,000, 20,000, वो 100% के अंतर्गत ही आएगा। जैसे अगर आपको याद हो कि अगर आप जो एग्जाम देते थे 10th के 12th के, तो वो 100% में से ही अपनी प्रतिशत बनती थी। अगर मान लीजिए 1200 का क्वेश्चन, 1200 नंबर के पेपर थे टोटल, तो 1200 को 100% माना जाता था, उसमें से फिर हमारी परसेंटेज निकलती थी। या फिर जब आप कॉलेज वगैरह में आ गए तो 600 में से भी 600 को 100% मान करके हमारी परसेंट निकलती थी। तो यानी कि प्रतिशत में जो किसी भी वैल्यू का अधिकतम मान होता है वो 100% तक होता है। फिर उसमें से निकालते हैं, तो देखेंगे हम आगे के कैसे कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए। अब दूसरी बात है कि ये जो प्रतिशत का सिग्न होता है या चिन्ह होता है, इसके बराबर मान लीजिए ये होता है 1/100। यानी कि अगर हमें इस प्रतिशत के सिग्न को या चिन्ह को हटाना है तो किसी भी संख्या के अगर ये पड़ोस में लगा हुआ है तो अगर इसे हटाना है या फिर उस संख्या को भिन्न या फ्रिक्शन में बदलना है तो उसमें 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 100 का उसमें भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 40%, तो अगर मैं इसे उठाना चाहता हूं तो क्या करूंगा कि 40 इंटू 1/100, ठीक है। अब इसका मैंने फ्रिक्शन निकाल लिया तो ये हो गया आपका 2/5। अब मैं इस वापस से फ्रिक्शन को प्रतिशत में अगर मुझे बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 40%। तो ये होता है कि प्रतिशत को कैसे, प्रतिशत के सिग्न को कैसे हटाना है और कैसे उसे किसी भी संख्या में प्रतिशत को जोड़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात करते हैं हम कि वैल्यू सिस्टम। अगर आप प्रतिशत के सवालों को या फिर मैथ के सवालों को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, टाइम की बचत करना चाहते हैं, तो दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैथ के अंदर लगभग 60 से 70% चैप्टर में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, या प्रतिशत, एज, या लगभग 60-70% चैप्टर में क्या है, ये वैल्यू सिस्टम काम आएगा। ये वैल्यू सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू सिस्टम एक अपने आप में, मतलब सवालों को समझने के लिए एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। बाकी ऐसा इसका कोई लिखित में कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे मानो अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे 20%, इस प्रतिशत में जो वैल्यू है इसका मान संख्या में कितना है, मान लीजिए इसका मान है 80, और किस प्रतिशत, प्रतिशत में किसका मान हमें निकालना है, मेरे को निकालना है 30 का। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी सवाल करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने यहां बताया, देखो ये लिखिए, 80 का 20%, ठीक है। अगर सब ये भी देखिए कि अगर का अगर होता है तो उसकी जगह पे हम हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह यूज करते हैं इस तरह के सवालों में।
तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये 20% है, इस 20% की वैल्यू संख्या में क्या है, 80 है, और मुझे निकालना है कि इसका 30% कितना है, तो मैं उसका गुणा कर दूंगा। तो ये क्या है, एक वैल्यू सिस्टम है कि उसकी संख्या में वैल्यू क्या है उसको ऊपर रखना है, उसका प्रतिशत में मान कितना है उसको नीचे रखना है, और उसका प्रतिशत में ही या परसेंटेज में जो वैल्यू हमें निकालनी है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। वैल्यू सिस्टम है। अभी हम सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद ये रखना है कि जो प्रतिशत में वैल्यू है उसको नीचे रखनी है, यानी किसकी वैल्यू है, इस 20% की वैल्यू है 80, यानी कि संख्या में मान 20% का कितना है, 80, और प्रतिशत में 30% को हमें निकालना है, यानी कि जिसको हमें निकालना है उसका हम क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, वैल्यू सिस्टम इसको बोलते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको मतलब अगर आपको क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट हल करना है, थोड़ा सा टाइम को बचाना है और वो टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि उसे आप जो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज के सिग्न को कैसे हटाना है और कैसे लगाना है, तो उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो उस टाइम को बचा सकते हो। तो आइए उनको दो चार पाँच हैं उनको आप लिख लीजिए। जैसे 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/8 लिख सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप ही सॉल्व कर लोगे। जैसे 0.5 है, प्रतिशत को मैंने उठाया तो 1/100 किया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/8 होगा। तो इस तरह से, तो ये अगर आपको याद है तो आप थोड़ा सा ईजिली और जल्दी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसका डबल कीजिए तो 25%, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/8, या फिर 1/4 भी मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें 12.5 और जोड़िए तो इसको 37.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/8। ठीक है। अब इसमें 12.5 और जोड़िए तो ये हो गया 50%। 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/8, या फिर 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखिए 62.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 62.5% को मैं लिख सकता हूँ 5/8। ठीक है ना। तो देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। तो ये चीज़ अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से हल कर सकते हो। 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/8, या फिर मैं इसे 3/4 भी लिख सकता हूँ, है ना। और उसके बाद में 87.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/8। ठीक है। तो इनको आप लिख लीजिए। ये थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको पता है कि उसमें आया किसी संख्या का 7/8 का मान ये है, तो आपको पता है कि 7/8 बराबर 87.5% होता है, तो उसको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हालांकि आप निकाल सकते हो कि 7/8 इंटू 100 करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब इसमें पहुंचोगे। जब आपको ये पता है पहले से तो आप तुरंत से लिखिए और वहीं की वहीं उसको घटा जोड़ जो भी करना है कीजिए। अभी हम देखेंगे ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ एक थोड़े से और हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। जैसे 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 50%। ठीक है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 50%। 1/3, 1/4, 1/1/5, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1/3 को लिख सकते हैं अपन 33 भाई 1/3। ठीक है। 25, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। अगर आप दोगे इसमें 100 का भाग, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20%। इनको लिख लीजिए आप। 1/6, 1/7, 1/8, इनको आप लिखिए। तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 16, सही, 2/3%। 1/7 को हम लिख सकते हैं 40, सही, 2/7%। 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5। 1/9 को हम लिख सकते हैं 11, सही, 1/9%। ये सब प्रतिशत में है, याद रखना। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। 1/11 को हम लिख सकते हैं 9, सही, 1/11%। तो ये कुछ सिंपल है जो आपके काम आएंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो बड़े इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हो वैल्यू को।
अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जो पुराने पेपरों में आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखो, ये सबसे पहले ये क्वेश्चंस है, बड़े आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को जितने अधिक से अधिक करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप फास्ट कर सकते हो। देखिए, किसी संख्या के 3/5 भाग में 3/5, गौरव ये चल नहीं रहा, अच्छा अच्छा, 3/5। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जब सॉल्व कर रहे थे, कि 3/5 की वैल्यू क्या थी प्रतिशत में। मैंने कहा था ना कि अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 3/5 को मैंने क्या लिखा था, 60% के बराबर लिखा था। अगर प्रतिशत में, अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 3/5 इंटू 60 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो ये 20 और ये 60%। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत यानी परसेंटेज के सिग्न को कैसे हटाना है और कैसे वापस किसी संख्या को प्रतिशत या परसेंटेज में बदलना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, 60%। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या के 3/5 भाग में से 42 घटा देने पर, ध्यान रखना, उस संख्या का 53% प्राप्त होता है। यानी कि 60% में से, ये बोल रहा है कि 60% में से अगर मैं कोई संख्या घटाता हूं, यानी कि ये 60% है, इसमें से मैं 40 घटाता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 53%। यानी कि मैं 60% से 53% पे आ जाता हूं। 60% से 60% से मैं 53% परसेंटेज पे आ जाता हूं। उसमें से कितना घटाया है, 42। यानी कि अगर मैं 60 में से या 60 में से 53 को घटा दूंगा, तो मुझे वो 42 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से अगर मैंने इसको घटाया तो ये आएगा 7%। तो मुझे पता चल गया कि 7% बराबर है 42। यानी कि जो प्रतिशत में वैल्यू है वो है 7 और इसका संख्या में मान है वो है 42। और मैंने आपको बताया था वैल्यू सिस्टम कि प्रतिशत का मान क्या है। तो ये प्रतिशत का मान लीजिए, एक मिनट, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए, प्रतिशत का जो मान मैंने आपको यहां पे हमें पता चल गया 7%, इसकी वैल्यू कितनी है, 42। इतना अगर आपको पता है तो अब देखिए वो पूछ रहा है तो उस संख्या का 90% क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो वैल्यू हमें निकालनी है परसेंटेज के अंतर्गत, उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए कितना सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व किया और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आपको वैल्यू सिस्टम याद रखना है। जो वैल्यू आपको बताई गई हैं उनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी और आप बड़े ईजिली और फास्टली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, किसी लाइब्रेरी में, क्वेश्चन नंबर 2, किसी लाइब्रेरी में हिंदी की पुस्तकों की संख्या 24% है। देखिए, हिंदी, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, हिंदी की पुस्तक कितनी है, 24%। मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, लेकिन जब अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको वहीं पेपर में बहुत शॉर्ट में और दिमाग में भी हल कर सकते हो। ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। परसेंटेज में केवल अगर आपको वैल्यू सिस्टम अगर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पुस्तकों की संख्या, लाइब्रेरी में हिंदी की पुस्तकों की संख्या 24%, गणित की 32% है ना, मैथ की जो बुक है, और इंग्लिश की 21%। शेष किसकी है, साइंस। तो आप देखिए कि अगर मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू प्रतिशत में या परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो होती है अधिकतम 100, तो ये है 24। तो यहाँ पे देखिए 24, 32 और 21 कितने हो गए ये टोटल, बताइए, 77। अब 100 में से अगर मैं इसे घटा दूं तो कितना बचेगा, 23। तो साइंस की पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप सवाल हल करोगे तो यहीं के यहीं इसको जोड़ना है, जोड़ करके इसको प्लस करके और फटाक से इसको 100 में से घटा देना है, ठीक है ना।
23%। साइंस की बुक आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी वही वैल्यू सिस्टम यूज होगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं। अब यदि मैथ की किताबें, अब ये बोल रहा है कि अब यदि मैथ की किताबें साइंस की किताबों से 630 अधिक हैं, देखिए मैथ और साइंस के अंतर्गत, तो मुझे परसेंटेज वैल्यू पता है कि 32। मैथ की कितनी बुक है? 32। साइंस की है 23। तो 32 में से अगर 23 गया तो कितना बचा बताइए? 9%, यानी कि इनका अंतर कितना है? 9%। 1 सेकेंड, इसका अंतर है 9%। ये है 9% इसका अंतर, और वो बोल रहा है कि 630 अधिक है, यानी कि मैथ की जो 32% थी और साइंस की 23, इन दोनों का अंतर था 9%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 630। यानी अब वो पूछ क्या रहा है सवाल में, तो हिंदी व इंग्लिश की किताबों का योग क्या होगा? तो आप देखिए कि हिंदी की है 24%, इंग्लिश की है 21%। कितना हो गया ये हो गया आपका 45। तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू सिस्टम के अंदर प्रतिशत की क्या वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर देखिए 9%, उसका एक्चुअल संख्या में मान क्या है? 630, और हमें निकालना क्या है? ये वाली वैल्यू, यानी कि 45% हमें निकालना है। हिंदी और इंग्लिश की किताबों की संख्या का योग हमें ज्ञात करना है। तो हिंदी का परसेंटेज वैल्यू है 24, इंग्लिश का है 21, दोनों की वैल्यू होगी 45, और जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका हम वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 45। अब इसका आप कर लीजिए। सिंपल, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? इससे सिंपल तरीके से कहीं हो ही नहीं सकता। वैल्यू सिस्टम इसको बोलते हैं। बिल्कुल, अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहीं के यहीं इसे सॉल्व करेंगे। केवल आपको साइंस की किताबें पता चल गई, मैथ और साइंस को आपने जोड़ा, यानी कि मैथ में से साइंस को आपने अलग किया या घटाया, तो आपने 630 का जो परसेंटेज में वैल्यू थी यानी 9, वो हमारे पास आ गई। जब हमें ये पता चल गई कि 9% बराबर 630 या 630 है, और हमें निकालना था हिंदी और इंग्लिश की किताबों का योग, तो हिंदी की किताबें 24 थी, इंग्लिश की 21 थी, दोनों का योग हो गया 45। 9% का वैल्यू हमें पता है, 45 की निकालनी है, वैल्यू सिस्टम में पुट किया और सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे ही पुराने पेपर में मैंने देखे हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, एक परीक्षा में हिंदी में फेल हुए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए, दिखाई तो दे ही रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एक परीक्षा में हिंदी में फेल हुए 29%, ये ध्यान रखना है, हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 29%। इंग्लिश में फेल हुए हैं 37। दोनों विषयों में 20% या 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं, उसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम बना करके इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा ईजिली और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ये वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि हिंदी में फेल हुए, ये है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। हिंदी में 29% बच्चे फेल हो गए, इंग्लिश में 37% बच्चे फेल हो गए। दोनों विषयों में मिलाकर के जो कॉमन है वो 20 है। अब अगर मान लीजिए कॉमन 20% फेल हुए हैं, तो केवल यानी कि ओनली हिंदी में कितने फेल हुए हैं? तो 20 अगर इसमें आ गए हैं कॉमन में, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत बता? 9%, यानी कि ओनली हिंदी में जो बच्चे फेल हुए हैं वो है 9%। और अगर मैं बात करूं कि केवल और केवल इंग्लिश में कितने हैं, तो 37 अगर टोटल हैं, जिसमें से 20 कॉमन है, तो ओनली या केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे हैं 17%। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े इजीली। केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो आप बताइए केवल हिंदी में कितना फेल हुआ? फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? कुछ करने की जरूरत नहीं है, 9%। ठीक है, केवल इंग्लिश में
तो केवल इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, सेकंड का हो गया 17%। टोटल कितने फेल हुए, तो अब आप बता सकते हो कि टोटल कितने प्रतिशत फेल हुए, 20, 37 और 9। देखिए 9% भी फेल हुए, 20 दोनों में कॉमन है, 17 इंग्लिश में है। तो आप बताइए 29, इसको कर सकते हो, 37 और 9 कितना हो गया, 46। 46% बच्चे दोनों में टोटल फेल हुए हैं। टोटल कितने पास हुए हैं, जब 46% अगर फेल हुए हैं तो टोटल 100 होता है, तो 100 में से 46, 54 पास हुए हैं। केवल सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, अगर मैं केवल सब्जेक्ट की बात करूं तो केवल सब्जेक्ट दोनों हैं 26%। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत कुछ नहीं करना था, केवल मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, उसमें से उस वैल्यू को अलग किया, उसके बाद ये सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये इसके नंबर बिल्कुल इजीली फालतू मिलते हैं, कभी भी इसका गलत नहीं हो सकते इस तरह के सवाल, ठीक है ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ऑफिस में चाय पीने वाले 46% जबकि कॉफी पीने वाले 61% हैं। चाय पीने वाले कितने हैं, 46%, कॉफी पीने वाले हैं 61%। यदि दोनों चीजें पीने वाले 28 व्यक्ति हों तो केवल कॉफी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू सिस्टम को भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। आइए ये देखो, इसमें भी वेन डायग्राम बनाते हैं हम पहले। ये कॉफी और ये टी। अब क्या बोल रहे हैं ये कि कॉफी पीने वाले हैं 46%, है ना, सॉरी ऑफिस में 46% चाय, टी पीने वाले हैं 46 और कॉफी पीने वाले हैं आपके 61%। और यदि दोनों चीजें पीने वाले 28 व्यक्ति हैं तो आपको याद रखना है कि दोनों, अब मैं जो प्रतिशत यानी परसेंटेज में वैल्यू होती है वो होती है 100। तो आप देखिए यहाँ पे ये 61 और 46 कितना हो गया, 107% हो गया। यानी कि अगर मैं इसमें से 100% को माइनस करता हूं तो ये आ गया 7%, यानी कि ये जो वैल्यू है वो है 7% है, ठीक है। कॉमन है दोनों में 7%, तो दोनों ही चीजें पीते हैं। तो ये जो 7% का ही मान तो यहां दे रखा है कि यानी दोनों चीजें पीने वाले 28 व्यक्ति हैं। यानी कि अब मुझे उसी वैल्यू सिस्टम पे आ जाना है कि 7% बराबर, यानी देखो कॉमन है 7%। यहां से देखिए केवल और केवल कॉफी पीने वाले की अगर मैं वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो 61 में से अगर मैं 7 को घटा दूंगा तो केवल केवल जो ये इतने लोग हैं, ये देखिए ओनली ये वाला यहां से, और ये ओनली टी वाले हैं, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ये कॉमन है जो 7% है, अगर मैं 61 में से 7 निकाल दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 46 में से 7 घटा दूंगा तो केवल टी वालों की। लेकिन मुझे उसकी अगर जरूरत है कि नहीं है वो आगे देखेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि 7% बराबर कितना है, 28 मान दे रखा है। इसने दे रखा है कि दोनों चीजें पीने वाले 28 व्यक्ति 28 हैं, तो इसकी जो 7% की वैल्यू है वो है 28। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो केवल कॉफी पीने वाले, तो आप बताइए केवल कॉफी पीने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल ये वाला जो है इतना कॉमन को छोड़ करके ये केवल, तो 61 में से 7 गए तो आप बताइए कितने बचे 54 व्यक्ति जो क्या है, इसकी वैल्यू है जो 54 है, यानी कि 54% जो व्यक्ति हैं ऑफिस में वो केवल और केवल कॉफी पीते हैं। तो 54 का मान अगर मुझे निकालना है तो मैंने आपको वैल्यू सिस्टम पहले बताया था कि 7% यानी किसका मान है प्रतिशत में उसको नीचे और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ऊपर, और जो हमें निकालना है उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें से मैंने निकाला तो इसको 61% थे जो टोटल कॉफी पीते थे, लेकिन 7% ऐसे थे जो कॉफी और टी दोनों पीते थे। लेकिन ये पूछ रहा है केवल यानी कि ओनली, तो इसी केवल या ओनली की वजह से मैंने उसको निकाला, 61 में से 7% को माइनस किया तो 54% आया, और इस 54% की ही हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, 7 से 28 4 बार
और 216 व्यक्ति हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं। यही आंसर है, यही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने हल किया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60%, देखिए, हाँ, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? बिल्कुल सिंपल है। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सिस्टम पे आप देखना, मैं कितने टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अलग भी होंगे, लेकिन वैल्यू सिस्टम आपके हमेशा काम आएगा। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% क्या हैं? लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी बची? 40%। कितनी परसेंट लड़कियां बची? 40% लड़कियां बची। और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि लड़कियों की संख्या 972 है, 972 है, 972। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि जो 40% की वैल्यू है वो 972 है। अब ये पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि ये 60% की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। तो ये जिसकी प्रतिशत में वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं, जो उसकी संख्या में वैल्यू होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी किसकी वैल्यू है, और जो हमें निकालनी है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इतने टोटल लड़के क्लास के अंदर हैं, ठीक है ना। ये इसका बिल्कुल सिंपल है, वही वैल्यू सिस्टम है। 40% की वैल्यू मुझे दे रखी है 972, तो 40% की वैल्यू कितनी है वो मैंने ऊपर रखी, जिस वैल्यू को मुझे निकालना है उसको मैंने आगे रखा। यानी कि टोटल कुल विद्यार्थियों में से लड़के 60% से, और 60 की ही वो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कुल लड़के कितने हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे इजी, इससे अभी हम थोड़ा सा जैसे जैसे आगे चलेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल आखिर तक जाएंगे कि परसेंटेज में कहाँ तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग अधिकांश चैप्टरों में ही यूज होता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, या फिर एज करोगे, एवरेज करोगे, अनुपात समानुपात करोगे, मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका उपयोग होता ही रहेगा। बेसिक लाइफ में भी होता ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस आता है, ये बिल्कुल देखो, ये क्वेश्चंस काफ़ी और भी एग्जाम में बहुत आते हैं, और चुनाव का टाइम भी चल रहा है तो इस समय और भी अच्छे से कर लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। तो ध्यान रखना का फर्स्ट जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला है? 38% मत मिला है। तो सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलेगा? बताइए, सेकंड उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा? सेकंड उम्मीदवार को मत मिलेगा 62%, क्योंकि जो अधिकतम परसेंटेज में, प्रतिशत में जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो 38 अगर इसको मिल गया है तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली 62% मिलेगा। तो 62% जब इसे मिलेगा तो वो बोल रहा है कि, और वो जो जिसको 38% मिले हैं, यानी कि इसको, ये कितने मतों से हार गया? 7200 मतों से पराजित हो गया। तो यानी कि मैं ये जानता हूं कि इन दोनों का अंतर होगा, वही तो इसकी हार होगी। तो 62 में से अगर 38 गया तो कितना बचा बताइए? 24 बचा कि नहीं बचा? तो ये जो 24% है इन दोनों के, अगर मैं प्रतिशत में अंतर की बात करूं तो 24 है। अब अगर इसी को अगर हम मतों में बात करें तो वो 7200 है। तो यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि 24% की जो वैल्यू है वो है 7200। अब क्या पूछ रहा है? तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो वैध मतों की कुल संख्या 100 होगी, क्योंकि कुछ और दे ही नहीं रखा है। तो अब मुझे ये पता है कि 24% का अगर 7200 है तो मुझे 100% निकालना है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो बड़ा इजीली। बताइए, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल सिंपल है।
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से एक को 38% मिले, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे को 62% मिलेंगे। अगर इनका परसेंटेज में अगर अंतर देखा जाए तो वो 24% है, यानी कि 24% के अंतर से वो फर्स्ट कैंडिडेट हार गया दूसरे वाले से। और अगर मतों की बात करें कि कितने मतों से हारा, तो वो 7200 मतों से हारा, यानी 7200 से। तो यानी कि जो 24% था वो 7200 के बराबर था। जब हमें 24% की वैल्यू पता है तो हम ये टोटल कितने वोट पड़े वो निकाल सकते हैं। अगर वो ये पूछता है कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो यहाँ पर 62 का गुणा करते। अगर वो ये कहता है कि पहले वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो हम 38 का मल्टीप्लाई करते। कुछ भी पूछ सकता है, उसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को देखो यहां पर, पहले प्रत्याशी को कितने 40% वोट मिले। दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वोट मिले, 36% मिले। तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले, जब अगर पहले को 40 दूसरे को 36 तो कितना हो गया 76, तो तीसरे को ऑटोमेटिकली 24% मिलेंगे। ठीक है, जब इसे 24% मिले, अब ये बोल रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या, क्या बोल रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या 3600 है, यानी कि 100% की वैल्यू इसने दे रखी है। टोटल मत तो 100% ही होंगे। 100 में से ही एक ने 40 निकाल लिया, एक ने 36 और एक ने 24। अब मेरे को ये पता चल गया, या आप लोगों को ये पता हो गया कि जो 100 की वैल्यू है वो है 36,000। तो मैं रखूंगा कि जो वैल्यू है उसको तो रखते हैं ऊपर, और कितने की वैल्यू है उसको रखते हैं नीचे, और किस वैल्यू का मान हमें निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि तीसरे प्रत्याशी का, तो तीसरे प्रत्याशी को 24 मिले थे, 24 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये सॉल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर आ गया। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल वैल्यू सिस्टम चल रहा है, हर तरह के सवाल आएंगे, हर सवाल को हम वैल्यू सिस्टम पे ले जाने की कोशिश करेंगे, उसी से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपको, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा टाइप बदलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, उसी चीज़ को हमें देखना है। अब ये देखिए, किसी आयत की लंबाई 15% कम कर दें तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको वैल्यू सिस्टम में ही लेके आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा टाइप बदल गया, अब धीमे धीमे करके हम थोड़ा सा लेवल को हाई करते जा रहे हैं परसेंटेज के को। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप इसे समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। ए बी फॉर्मूला क्या है, ये ए बी फॉर्मूला, इसका आपको ध्यान रखना है कि क्या है, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट या फिर लॉस, या हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि, है ना, और वृद्धि या कमी, अगर इस तरह के वर्ड है प्रॉफिट लाभ वृद्धि, तो इसके लिए तो हम प्लस, अगर लॉस हानि कमी, इसके लिए हम माइनस। ये सिग्न हमें यूज करना है, इसी सिग्न पे ये फॉर्मूला डिपेंड है। ठीक है ना, कोई भी सवाल है, कहीं पर भी किस सवाल में कहां पर लाभ लिखा हुआ है या प्रॉफिट लिखा हुआ है तो प्लस लगा दो उसकी जगह। अगर कहीं लॉस लिखा हुआ है, हानि लिखी हुई है, कमी लिखी हुई है, तो उसकी जगह माइनस लगा दो बिना सोचे समझे। उसको फिर ए बी फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ए बी फॉर्मूला क्या है ये आप ध्यान रखना है, इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे लाभ या प्रॉफिट या वृद्धि प्लस वृद्धि, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 20% की वृद्धि और 20% नहीं 15%, दो वैल्यू है। मैं इन दोनों वैल्यू के आधार पर इस फॉर्मूले को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि देखिए 20% की वृद्धि प्लस 15% की वृद्धि, और ये प्लस और प्लस मिलाकर के होते हैं प्लस, और दोनों का ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए, अगर दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फिर मान लीजिए दोनों बार मान लो लॉस हो जाए या हानि हो जाए तो माइनस ए माइनस बी
माइनस और माइनस होता है प्लस ए बी अपॉन 100। अब मान लो पहले प्रॉफिट हो जाए और बाद में लॉस हो जाए, एक तो देखिए प्लस ए माइनस बी, और प्लस माइनस होता है माइनस, और ए बी अपॉन 100 4। अब ये माइनस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस, तो ए बी अपॉन 100। तो ये इन चार फॉर्मूले के अंतर्गत ही क्वेश्चंस पूरा घूम के आएगा। वृद्धि, लाभ, कमी, या तो दोनों, या तो 2 बार लाभ हो रहा होगा, या 2 बार प्रॉफिट हो रहा होगा, या बोल सकते हैं कि लॉस हो रहा होगा या हानि हो रही होगी, या एक बार लाभ एक बार हानि हो रही होगी, या एक बार हानि एक बार लाभ, ये चलेगा। तो ये चार फॉर्मूले हैं, इसी में आपको संख्या को पुट कर देना है। सवाल अभी देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। तो ए बी फॉर्मूला कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों बार लाभ होता है या प्रॉफिट होता है तो प्लस प्लस, अगर दोनों बार हानि हो जाती है या कमी हो जाती है तो माइनस माइनस, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, एक बार कमी एक बार वृद्धि। तो इन्हीं चार पर डिपेंड करेगा। आओ उसको देखते हैं, जो सवाल हमने देखा था। किसी आयत की लंबाई को 15% कम कर दें। किसी आयत की लंबाई को, तो आयत का क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, तो यानी दो भुजाओं की लंबाई है अलग अलग, 15% है दोनों को कम, तो 15, यानी कि इसमें दोनों बार माइनस हो रहा है, तो -15 -15 माइनस माइनस प्लस और 15, यानी कि इन दोनों का गुणा ए बी, जो मैंने बोला पहले, मैं आपके लिए फॉर्मूला ही लिख देता हूं। तो इसमें -a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें इसको पुट करना है। तो -15 -15 माइनस माइनस प्लस अपॉन 100, 2.5, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, 30 में से 2.5 को घटा दीजिए, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ए बी फॉर्मूला का। चलो एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये एकदम से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, एक दुकानदार द्वारा की गई वस्तुओं की कीमतों में 20% की वृद्धि करने के बावजूद बिक्री में 10% की वृद्धि हो गई, तो कुल लाभ क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां वृद्धि या लाभ या इस तरह के प्रॉफिट, तो पहले भी देखो वृद्धि हुई, फिर बाद में भी ये वृद्धि, दोनों बार वृद्धि हुई है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो जिसमें देखिए पहले 20% की वृद्धि, फिर उसके बाद में 10% की वृद्धि, और दोनों का ए बी का गुणा 200 अपॉन 100, 132% लाभ होगा। अब तो समझ में आया होगा कि वृद्धि की गई तो कुल लाभ क्या होगा, तो 32% होगा। 20% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि। देखो ये बोल रहा है कि वस्तुओं की कीमतों में 20% की वृद्धि करने के बावजूद 10% की भी वृद्धि हो गई, यानी 2 बार वृद्धि हुई, 2 बार प्रॉफिट हो गया या 2 बार लाभ हो गया, इस तरह से। तो वो टोटल प्लस 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 और ए बी अपॉन 100। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो पैटर्न है प्रतिशत के अंदर, ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और अच्छे से इसको, मतलब इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, वो अगर नहीं अभी समझ में आया हो तो इससे समझ में आ जाएगा। हाँ, एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं की कीमतों में 15% की कमी करने के बावजूद, ध्यान रखना कमी, अब की बार आपको ध्यान आया, पहले हमने वृद्धि देखी थी, इस बार कमी को देख रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, सी सेट के अंतर्गत मैथ के, तो आपको लगेगा ही नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बेसिक्स अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चंस आप तुरंत हल कर लोगे। बस केवल हमारा मतलब
मोटिव ये रहना चाहिए कि थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हल करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो कम से कम उनके लिए तो प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं, देखो इसमें कमी करने के बावजूद बिक्री में 15% की कमी, इसमें क्वेश्चंस ये गलत टाइप हो गया है। इसमें है कि बावजूद, यहाँ पर 20% की, इसको देखिए 20% की कमी हो गई, ये इतना क्वेश्चंस इसको छोड़ दीजिए, इसको 20% की कम हो गई, तो यानी कि 15% की कमी करने के बावजूद बिक्री में भी 20% की कमी हो गई। ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं की कीमतों में 15% की कमी करने के बावजूद बिक्री में 20% की कमी हो गई, तो होने वाली हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि जो लॉस है वो कितना होगा। तो दोनों बार क्या है, इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है -a - b प्लस AB अपॉन 100। तो पहले कितनी प्रतिशत की कमी हुई, -15 -20 प्लस 300 अपॉन 100। अब ये देखिए, अब आप इसको कर सकते हैं, 35 में से 3 तो 32% की कमी या फिर लॉस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये इन दोनों को माइनस माइनस को अगर आप प्लस करोगे फिर इसमें से इसको प्लस को घटाओगे तो 32% का लॉस हो गया। तो ये इस तरह के मतलब दो लगभग 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने यहाँ देखे। अब इससे आगे हम और भी मेथड देखेंगे, PST मेथड देखेंगे, जिसमें परसेंटेज, अब उसमें लगेगा आपको कि ये ओरिजिनल परसेंटेज के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, अब यहाँ से आगे आगे हम थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाता जाएंगे। और तो फिर धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, इससे आगे का लेवल वहीं पर देखेंगे। धन्यवाद।